आज हमें जो करना है ना, कुछ भी एक तरीके से पुराना ही करना है, कुछ नया कुछ भी नहीं है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88। इसमें हमें बताना है व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। आपने एक्सेस डिमांड पढ़ा था ना, उसका जस्ट अपोजिट है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। मीन्स जो मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है कंट्री के अंदर, अगर एग्रीगेट डिमांड उससे कम है तो इस सिचुएशन को हम बोल देंगे डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है ना, ये जस्ट रिवर्स है एक्सेस डिमांड का। एग्जाम्पल के लिए, सपोज एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे 1000 करोड़ रुपीस की है और एग्रीगेट डिमांड सपोज 700 है, तो एग्रीगेट डिमांड हम देख रहे हैं ना कम है, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड। अच्छा, एक वर्ड होता है डिफ्लेशनरी गैप। क्वेश्चन नंबर 89। डिफ्लेशनरी गैप का क्या मतलब होता है? आपने इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा था ना, उसका जस्ट रिवर्स है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट में से माइनस कर दो एग्रीगेट डिमांड। जैसे इसी न्यूमेरिकल एग्जांपल के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कितनी है? 1000। और एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 700। कितनी कम है डिमांड? 300 कम है ना। ये 300 ही क्या है हमारा डिफ्लेशनरी गैप। बात समझ में आ गई? ओके, मैं इसके आंसर शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप रीड कर लीजिए। मतलब कुछ भी नया है ही नहीं, जो हमने इन्फ्लेशन इन्फ्लेशनरी गैप सब पढ़ा था ना, उसी का जस्ट रिवर्स है, कुछ भी अलग है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 88 आप रीड कर लीजिए विद आंसर। ये पेज भी रीड करना है सारा। ओके, डन। ये पेज भी रीड करना है। डिफ्लेशनरी गैप को डायग्राम से भी समझ लेते हैं। डायग्राम कैसे बनाया जाएगा इसका, बहुत ध्यान ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब जानते हो कि एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री एंगल लाइन बनता है। ठीक है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ना, सपोज एफ पॉइंट है। एफ का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। और इसमें अगर हम एग्रीगेट डिमांड का बनाए और एग्रीगेट डिमांड को सपोज इस तरीके से जा रहा है, तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि ई। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ध्यान से सोचो बेटा, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट था, इस पॉइंट के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो कितनी है? ये सारी एग्रीगेट सप्लाई है फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे। लेकिन इसी फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड कितनी है? केवल इतनी। ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड तो इतनी सी है। तो ये वाला जो बीच का गैप है,
ये शो कर रहा है कि डिमांड कम है। अब देखो डिमांड नीचे है ना, सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई से जितनी कम है डिमांड, इसी गैप को क्या कहा जाता है? डिफ्लेशनरी गैप। ये बिल्कुल इन्फ्लेशनरी गैप का अपोजिट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इसमें वो बताना है रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि डिमांड में कम होने के रीजंस क्या क्या होते हैं? आपने पहले रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ा था ना, वही सेम रीजन है, लेकिन अब रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि डिमांड के कम होने के क्या रीजंस है। देखो पहला रीजन हो सकता है मनी सप्लाई कम हो जाए कंट्री में। अब सोचो कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाए, लोगों के पास पैसे कम होंगे, मनी कम होगी, और जब मनी कम है लोगों के पास तो फिर डिमांड डेफिशिएंट होगी, मीन्स डिमांड कम होगी। क्लियर है ना? दूसरा रीजन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाए। देखो हम जानते हैं कि कंट्री में जो गुड्स बनते हैं, सर्विसेज बनते हैं, उसके बहुत बड़े क्वांटिटी का डिमांड गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंस करती है उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना? अब अगर गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस कम कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की डिमांड, गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड कम है, ठीक है ना? तो डिमांड के कम होने का एक रीजन हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड कम है। एक और रीजन हो सकता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप जानते ही हो, तो इसका मतलब होता है स्पेंडिंग हैबिट्स। स्पेंडिंग हैबिट्स कम हो जाए लोगों की, मतलब लोग पैसे सेव करना पसंद करना शुरू कर दे, खर्च करना बंद ही कर दे या कम खर्च करना शुरू कर दे, तब भी तो डिमांड कम हो जाएगी, कोई पैसे ही खर्च नहीं कर रहा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है। ठीक है? नेक्स्ट रीजन हो सकता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आप जानती हो, हम लोग जो पैसे कमाते हैं, सपोज आपने 10 लाख रुपीज अर्न किया, उसका एक पार्ट आपसे गवर्नमेंट ले लेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, है ना? सपोज 3 लाख रुपए ले लिए गवर्नमेंट ने आपसे, आपके पास बचे 7 लाख, वो 7 लाख आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। उस 7 लाख में से ही आप चाहो तो खर्च करो, चाहो तो सेव करो, आपकी मर्जी है। अब सोचो गवर्नमेंट जहाँ पहले 3 लाख टैक्स लगाती थी, सपोज 3 लाख की जगह 5 लाख टैक्स लगाना शुरू कर दे अगर, तो आपकी जो इनकम थी 10 लाख, उसमें से 5 लाख गवर्नमेंट ने ले लिए टैक्स की फॉर्म में, तो आपके पास कितने बचे? आपके पास तो केवल 5 लाख ही बचे टैक्स देने के बाद। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, और जब डिस्पोजेबल इनकम कम है, हाथ में पैसे कम बचे हैं, तो नो डाउट डिमांड भी कम की जाएगी। क्लियर ना? अच्छा, एक और रीजन क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट डिमांड कम हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारी कंट्री के जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, सर्विसेज बनते हैं, उनकी डिमांड केवल कंट्री तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि अब्रॉड में भी होती है ना? अब अब अगर अब्रॉड से हमारे गुड्स की डिमांड कम हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? भाई डिमांड कम हो रही है, फिर डेफिशिएंट डिमांड हो गई। ठीक है? एक और रीजन, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो जाए। आप जानते हो ना कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी तो डिमांड करते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है,
लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने का मतलब वो कोई ना कोई सामान खरीद रहे हैं ना, डिमांड तो करते ही है ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि आपने पढ़ा कि डिमांड इन्वेस्टमेंट के लिए भी होती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड कम हो जाए तब भी क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगी। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे डिमांड के कम होने के। ठीक है, मैं आंसर निकाल रहा हूँ, एक बार आप उसे रीड भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, ध्यान ध्यान से रीड करना है। रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 91, वो कह रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा ऑफ डेफिशिएंट डिमांड ऑन, किस किस पे, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस पे, क्या इम्पैक्ट होगा। आप सोच के देखो कि डिमांड कम है, ठीक है ना, सामान बिक नहीं रहा, लोग खरीद ही नहीं रहे, मार्केट में डिमांड बड़ी कम है, तो प्रोड्यूसर्स आउटपुट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, क्या लगता है। मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है और जो सामान आप बना रहे हो उसकी डिमांड कम है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे ना, यानी कि आउटपुट क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोचो। अब जब प्रोडक्शन ही कम करना है हमने, प्रोडक्शन कम करने का मतलब है कि बहुत सारे वर्कर्स को जॉब से हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमें कम वर्कर्स की जरूरत होगी, प्रोडक्शन कम करना है, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा फिर, कम होगा। अच्छा प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे कंट्री के अंदर। भाई सीधी सी बात है, अगर डिमांड कम है, लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, तो सेलर्स को क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में सामान बेचने के लिए प्राइस कम करने पड़ेंगे, तो प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है, 91 रीड करना है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 92, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना चाहिए, क्यों। भाई खुद ही देखा हमने अभी, अगर डिमांड कम होगी तो फिर आउटपुट कम करेंगे प्रोड्यूसर्स, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों की इनकम कम होगी, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा लोगों का, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल डल हो जाएगी। तो इसलिए डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना जरूरी है। अच्छा अब क्वेश्चन आता है 93, ये जो डिमांड कम है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब डिमांड जो कम होती जा रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ये जो आपने पढ़ा था ना बेटा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के मेथड्स, बिल्कुल सेम सेम वही मेथड्स हैं, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि अब हमें डिमांड को ना जो कम है उसको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, measures to control the situation of deficient demand।
यानी कि डिमांड कम है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। फर्स्ट मेजर ये है फिस्कल पॉलिसी। आप जानते हो फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट को अपने बजट के थ्रू क्या करना चाहिए, डिमांड कम है, बजट इस प्रकार से बनाना चाहिए कि जिससे कि डिमांड इंक्रीज हो सके। ठीक है ना। क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। नंबर 1, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। या बोल दो गवर्नमेंट डिमांड। भाई गवर्नमेंट अगर एक्सपेंस कर रही है मतलब डिमांड कर रही है। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंस बढ़ाने चाहिए या कम करने चाहिए, बताओ। अगर कंट्री में डिमांड कम है तो गवर्नमेंट को है ना अपने एक्सपेंस बढ़ा देने चाहिए। इसका क्या इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ने का मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड ज़्यादा हो रही है। भाई जो एक्सपेंस किया जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो खरीद ही रही है ना गवर्नमेंट, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो इससे जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक कंट्रोल में आएगी। क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स। बताओ गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने चाहिए कम करने चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्सेस है ना बिल्कुल कम कर देने चाहिए। गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर देगी इसका मतलब क्या है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। और जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। एक और पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक बोरिंग्स। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट लोगों से बोरिंग्स करती है ना। तो गवर्नमेंट ने पास्ट में जो बोरिंग्स किया हुआ था लोगों से, पब्लिक से, वो उनकी रीपेमेंट कर दे जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाए, पैसा ज़्यादा हो। और पैसा ज़्यादा आएगा तो नेचुरली जो डिमांड कम थी वो थोड़ी इंक्रीज होगी। फिस्कल पॉलिसी का एक और पॉइंट, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। यानी कि नए करेंसी नोट प्रिंट करना। तो बताओ नए करेंसी नोट प्रिंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी नोट प्रिंट करने चाहिए, मतलब डेफिशिएट फाइनेंसिंग को बढ़ा दे। ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी नोट प्रिंट करे गवर्नमेंट, और करेंसी नोट प्रिंट करके गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या उनको खा जाएगी। खाएगी तो नहीं ना, उनको खर्च करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खर्च करेगी तो वो पैसा कहाँ आएगा, पब्लिक के पास आएगा। और पब्लिक के हाथ में जब ज़्यादा पैसा आएगा तो पब्लिक डिमांड ज़्यादा करेगी। क्लियर है ना ये बात। इसका आंसर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। रीड कर लिए ये पेज। ये डेफिशिएंट फाइनेंसिंग तक बढ़ते हैं। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने का पहला मेजर तो हो गया फिस्कल डेफिशिएंट। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप बताओ मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है ना। तो क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि कंट्री में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाए। और मनी की सप्लाई इंक्रीज होने का बेनिफिट होगा कि जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो जो डिमांड कम थी वो कुछ हद तक खत्म होगी। मतलब डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग मनी सप्लाई बढ़ने से। ठीक है। अब मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकता है सेंट्रल बैंक, ये आप पहले से ही जानते हो। एक तो था बैंक रेट, जिसे दूसरा नाम क्या बोलते थे हम, रेपो रेट। क्या था ये रेपो रेट।
रेपो रेट क्या था, ध्यान है किसी को? कमर्शियल बैंक्स को जब पैसों की जरूरत होती है तो कमर्शियल बैंक कहाँ से लोन लेते हैं? सेंट्रल बैंक से, है ना? और सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को, उसको कहते हैं बैंक रेट। ठीक है? तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंक रेट कम कर देगा। बैंक रेट कम करने का मतलब है सेंट्रल बैंक अब कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर देगा। और जब कमर्शियल बैंक्स को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को कम इंटरेस्ट पे लोन देंगे। और पब्लिक को जब कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे और डिमांड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सेकंड इसमें फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन आप जानते ही हो क्या था ये? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है और समय समय पे उनसे वापस खरीदता भी है। ठीक है? तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग्स करनी चाहिए, बाइंग्स बढ़ा दे। सेंट्रल बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, परचेज करेगा कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक को बदले में पेमेंट करेगा जितने रुपए की सिक्योरिटीज खरीदेगा। सपोज सेंट्रल बैंक ने किसी कमर्शियल बैंक से 10,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज, तो बदले में सेंट्रल बैंक पेमेंट भी करेगा ना 10,000 करोड़ रुपए की। और जब कमर्शियल बैंक को पेमेंट मिलेगी, पैसा आएगा उसके पास, तो वो आगे पब्लिक को भी ज्यादा लोन देंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है फिर इसी में लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो जिसको क्या बोलते हैं हम? LRR। और आप जानते हो इसके दो पार्ट होते हैं लीगल रिजर्व रेशो के, कौन कौन से? कैश रिजर्व रेशो, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CRR। और दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SLR। ठीक है ना? कैश रिजर्व रेशो क्या था? आपको याद होगा कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट आता है उसका एक परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज उन्हें सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराना होता है। ठीक है? बाकी जो उनके पास बच जाता है उसको वो यूज करते हैं। तो कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, सोचो। मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? लोगों के पास, बैंक्स के पास मनी सप्लाई ज्यादा करना। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशो कम कर देगा। कैश रिजर्व रेशो कम करने का मतलब क्या होगा कि कमर्शियल बैंक्स को अब सेंट्रल बैंक के पास अपने डिपॉजिट्स में से कम पैसे रखने पड़ेंगे और कमर्शियल बैंक्स के पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये क्या था? इसमें आपने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं उसका सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को अपने ही पास रखना होता है इन कैश फॉर्म, है ना? बाकी जो पैसा बचेगा वो आगे लोन दे सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? SLR को कम कर देगा। SLR कम करने का इम्पैक्ट क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कैश फॉर्म में कम अमाउंट रखना पड़ेगा, तो लोन देने के लिए उनके पास अब ज्यादा पैसे होंगे। और जब लोन देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे तो नो डाउट वो पब्लिक को लोन ज्यादा दे पाएंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो भी हमने समझा है उसका मैंने आंसर भी शेयर कर लिया है, आप ध्यान ध्यान से इसको रीड करो।
ये भी रीड करते रहो। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद ही समझने हैं, कर भी चुके हैं हम। वो कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब आप जानती हो। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को है ना एज पर रिक्वायरमेंट कंट्रोल करता है। मतलब कंट्री के अंदर क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है मनी सप्लाई थ्रू बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा हो या कम। ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी यूज करता है दैट पॉलिसी इज टर्म मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं ये भी आप पढ़ ही चुके हो। रेपो रेट, क्या होता है रेपो रेट? अब जानते हो कि ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? आप जानते हो इसका मतलब होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करना और बाय करना। मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेलिंग एंड बाइंग करता है। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? आप जानते ही हो कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का सर्टेन पार्ट सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, से 3%, 4% या 5%, है ना। तो जितना परसेंट पार्ट कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना कंपलसरी है एज पर लॉ, है ना, उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। और कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही रखना होता है कैश फॉर्म में, उसे भी क्या बोलते हैं हम? लीगल रिजर्व रेशो, है ना। यानी कि लीगल रिजर्व रेशो के दो पार्ट हो गए, एक कैश रिजर्व रेशो और दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो कौन सा पार्ट था? जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो पार्ट था जो कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने खुद के पास ही रखेंगे, किसी को भी नहीं देंगे। वो ना सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही आगे पब्लिक को लोन दे सकते हैं। वो उनको खुद को अपने पास रखना होता है। ठीक है ना।